वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये सब हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगला टाइप क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहता, बल्कि अबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज करके, सनलाइट, एयर, वाटर वगैरह इनका यूज करके क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स बना लेता है, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता। किसमें? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है हमारा, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर, और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कह देते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पास हमारे पास आगे आते हैं 3 टाइप्स। अब जैसा कि हमने देखा कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, तो उसकी जो 3 टाइप है, उसमें भी तीनों टाइप्स में भी एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। लेकिन बस फर्क किस चीज का रहेगा, उनकी स्ट्रेटेजीज या उनके मेथड्स का फर्क रहेगा कि कोई किसी ऑर्गेनिज्म पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। वही उसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 अलग अलग मेथड्स या 3 अलग अलग टाइप्स में। जिसमें कि हमारी पहली टाइप क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कुछ इस तरह की, जो सामने वाला ऑर्गेनिज्म होता है या तो वो डेड एंड डिकेइंग हो रहा हो, तब वो एक ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म से अपना क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर क्या करता है कोई ऑर्गेनिज्म किसी फूड सब्सटेंस पर या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या करता है, जो डेड एंड डिकेइंग हो रहा हो, उस पर अपने एंजाइम्स रिलीज करता है। अभी एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ ना कुछ एक्शन करने में काम आते हैं या रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो लिक्विड सब्सटेंसेस जो कुछ एक्शन करवाते हैं या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंजाइम्स कहलाते हैं। हमारे सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। किसी में कोई एंजाइम होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ एंजाइम पाया जाता है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे किसी फूड सब्सटेंस पर या किसी ऑर्गेनिज्म पर अपने एंजाइम्स रिलीज करता है, और जब वो फूड वहां पर डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस फूड को वो क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेता है डाइजेस्ट होने के बाद। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कि या तो कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग एनिमल को खा ले, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स ले ले, या फिर किसी फूड सब्सटेंस पर, जैसे कि ब्रेड पर आपने देखा होगा कि मोल्ड लग जाती है, फुई लग जाती है, हमने अचार पे फुई लग जाती है, उसे हम देखते हैं कि ब्रेड पर मोल्ड लग गई। कोई बैक्टीरिया, फंगी वगैरह होते हैं। मशरूम्स आपने देखे होंगे कि कहीं पर मशरूम उगाते हैं। वो मशरूम्स मोस्टली कहाँ पर उग कर आते हैं, जहाँ पर कोई डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके रिमेन्स को में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, उनके रिमेन्स में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वहां पर मशरूम्स क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके। तो कुछ इसी तरीके से सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करें अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अपनी न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा करने के लिए, या फिर किसी फूड सब्सटेंस पर अपने एंजाइम्स रिलीज कर करके वहां से क्या कर ले, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन आते हैं हमारे, फंगी, मशरूम, बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, ये सब हमारी किस में आ जाते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मक्खी वगैरह, आपने सुना होगा कि किसी फूड पर अगर मक्खी बैठ जाए खासकर, तो वो खाना नहीं खाना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जो ये मॉस्किटोज वगैरह होते हैं या
ये मक्खियां होती है वो क्या करती हैं, उस फूड सब्सटेंस पर अपने एंजाइम्स रिलीज करती हैं। फिर वो फूड सब्सटेंस क्या होता है, डाइजेस्ट होता है वहीं पर बाहर ही, उनकी बॉडी के बाहर ही वो फूड सब्सटेंस क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और फिर जब वो फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, फिर उस डाइजेस्टेड फूड को ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखना दोनों में। सैप्रोफाइटिक में तो किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड को डाइजेस्ट किया अपनी बॉडी के बाहर, ठीक है, उस किसी फूड सब्सटेंस पे ऑर्गेनिज्म पे अपने एंजाइम्स रिलीज करके, या जो उसकी बॉडी के बाहर ऑलरेडी फूड कोई डाइजेस्ट हो चुका था जैसे डेड एंड डिकेइंग एनिमल, उनको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर ही एंजाइम्स का यूज करके उस फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम भी क्या करते हैं, फूड सब्सटेंस को क्या किया हमने, अपने माउथ के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेके गए और अपनी बॉडी के अंदर ही हमने क्या किया, उस फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट किया अलग अलग एंजाइम्स को यूज करके। वो कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, अगले हमारे टॉपिक्स में। लेकिन हमें इतना तो पता है कि हम किसी फूड सब्सटेंस को अपने माउथ के जरिए बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक इसी तरह हमारी तरह सभी और काफी जो बड़े एनिमल्स हैं, कोई भी चाहे डॉग हो, कैट हो, लोयंस, डियर, एलिफेंट्स या कोई भी और एनिमल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने फूड को, जैसे डियर्स या गोट्स या बफेलोज, काउस क्या करती हैं, ग्रीन प्लांट्स को क्या करती हैं, खाती हैं। वो उनका फूड क्या है, ग्रीन प्लांट्स, वो अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके गए और फिर उस फूड को डाइजेस्ट किया और उससे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरीके से जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे लोयंस या हाइनास या टाइगर्स, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, या स्नेक्स भी, ये क्या करते हैं, अपने फूड सब्सटेंस को, जो कि कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई अदर एनिमल है, स्मॉल एनिमल्स उनसे, उनको क्या करते हैं, खाते हैं, उनकी बॉडी के पार्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और अंदर ही क्या करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जाएं और अंदर ही ब्रेक डाउन करें यानी डाइजेस्ट कर दे, उनको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक में फूड कहाँ डाइजेस्ट हो रहा था, बॉडी के बाहर, और होलोजोइक में फूड कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर। तो इनमें एक फर्क मैं कह सकता हूं कि होलोजोइक के पास फूड को डाइजेस्ट करने वाले ऑर्गन्स भी हैं और फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी हैं, इसीलिए वो फूड को बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, जहां पर ऑर्गन्स के अंदर फूड में एंजाइम्स मिला करके उन्हें डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के पास फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स तो हैं, पर शायद उनके पास फूड को डाइजेस्ट करने वाले ऑर्गन्स नहीं है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर से एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं बाहर फूड पर, और फूड फिर डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड को बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। फिर उसके बाद हमारी तीसरी टाइप आती है हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अभी जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनके पास ना तो एंजाइम्स होते फूड को डाइजेस्ट करने वाले और ना ही फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन होता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं कि ये किसी अदर ऑर्गेनिजम्स को, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं, होस्ट बना लेते हैं, उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उनकी बॉडी से क्या कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कह देते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि थर्ड पार्ट है किसका, थर्ड टाइप है किसकी, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं पैरासाइटिक का, तो कौन आ जाएगा हमारा, अमरबेल, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, कसकटा कह देते हैं, लीचीज या टेपवर्म। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह से जो आप या नमी वगैरह क्षेत्रों में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी पर कई बार क्या चिपक जाते हैं, ब्लैक कलर की लीचीज चिपक जाती हैं, जोक चिपक जाती हैं। तो क्या करना पड़ता है, कुछ गर्म सब्सटेंस लेना पड़ता है, उनके ऊपर लगाना पड़ता है, तब जाके वो हटते हैं। तो वो हमारी बॉडी पर स्टिक होकर के, चिपक करके वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को जो हमने डाइजेस्ट किए थे, उन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा डॉग्स के चीचड़ी वगैरह चिपक जाती है, हिंदी में चीचड़ी बोलते हैं उनको,
या फिर दूसरे और एनिमल्स के पर हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे और अदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो उनकी बॉडी से चिपके रहते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से क्या खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उन ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्ट किए होते हैं या खाए हुए होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, कि ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर उनकी बॉडी पर होस्ट बना करके उनके अंदर से क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिज्म मर गया तो कहीं ना कहीं इन्हीं का नुकसान है, इनको और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ये चाहेंगे कि जिन ऑर्गेनिज्म से ये अटैच हुए हैं उसी बॉडी पर उस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, ताकि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहें। तो ये न्यूट्रिशन का टाइप हमारा क्या हुआ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तब तक आप इन नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा एक हमारा कैसे एक ऑर्गेनिज्म है, हमने पढ़ा हुआ है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल मौजूद होता है, वो उनकी पूरी बॉडी ही एक सिंगल सेल होती है। और उनकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद रहता है, उस एक सिंगल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ और उनकी जो सेल वॉल है, जो सेल के बाहर उनकी एक लेयर बनी रहती है, वो क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ क्या रहता है, एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और सबसे सेंटर में क्या होता है, एक राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है सभी सेल्स में, जो कि सेल्स की मेनली एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सब क्या पाए जाते हैं हमारे सेल के अंदर। कुछ अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। फिलहाल हमने ये पढ़ा है कि सेल किसी भी सेल के अंदर सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसी तरह अमीबा भी वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी क्या एक सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर चारों तरफ क्या फैला हुआ है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, एक लिक्विड सब्सटेंस फैला हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कह देते हैं। और सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये हमारा जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारा अमीबा, इसके अंदर क्या होता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, हमने अब तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, तो जैसे ही अमीबा के पास कोई भी उसका फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा क्या करता है, अब जो उसकी बॉडी है उसके अंदर से एक एक्सटेंशंस निकाल लेता है जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्योंकि सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली, झूठे, तो और पोडिया का मतलब होता है फीट, पैर। तो सूडोपोडिया फॉल्स, जिनको सूडोपोडिया को हम और क्या कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो अमीबा के बॉडी के आसपास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है वो क्या करता है, अपने दो सूडोपोडिया निकालता है, अपने फॉल्स फीट निकालता है और उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। बॉडी के अंदर ले जाने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर क्या बना लेता है, एक फूड वैक्यूल बना लेता है। उस फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या करता है, वो उस फूड वैक्यूल पार्टिकल को स्टोर कर लेता है और वहां पे क्या करता है, उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन करता है। जैसे ही उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है तो जो भी डाइजेस्टेड पार्टिकल्स थे फूड के, वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो बॉडी के आउटर सरफेस तक आ जाता है। और आउटर सरफेस पे आने के बाद जैसे अमीबा ने क्या किया था, फूड पार्टिकल को अंदर लिया था, वैसे ही वो उस वेस्ट मटेरियल को भी क्या कर देता है, अपनी बॉडी से बाहर थ्रोन आउट कर देता है, अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब जैसे कि हमने होलोजोइक में भी देखा था, होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी, कि कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं, इंजेक्शन सबसे पहला, फिर डाइजेशन, फिर एब्सॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। अब क्योंकि होलोजोइक में हमें ये स्टेप्स देखने को मिले थे, और होलोजोइक में क्या हुआ था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ने फूड सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर के डाइजेस्ट किया और फिर वेस्ट बाहर निकाला। तो सेम टू सेम अमीबा में भी तो देखने को मिला, भले ही ये यूनिसेलुलर है लेकिन इसने क्या किया, फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेकर के गया। तो फूड पार्टिकल, इसीलिए ये भी क्या कहलाता है,
होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो जो होलोजोइक के स्टेप्स थे वही स्टेप्स हमें अमीबा में भी देखने को मिलते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी फूड पार्टिकल को या फूड सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जाना, इसे कहते हैं इंजेक्शन। अंदर लेके, इन मतलब अंदर, अंदर लेके जाना फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, डाइजेशन करना। जैसे यहाँ पर फूड वैक्यूल बना करके अमीबा ने क्या किया, डाइजेशन किया। तो दूसरा स्टेप क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, डाइजेशन करना, उस फूड पार्टिकल या उस फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन क्या होता है कि जो भी फूड सब्सटेंस अब डाइजेस्ट हुआ है उस फूड सब्सटेंस को जो डाइजेस्टिव ऑर्गन में वो फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट हुआ है वहां से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देना, एब्जॉर्ब कर लेना। तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिला था कि फूड पार्टिकल को अमीबा ने क्या किया था, अपने साइटोप्लाज्म में क्या किया था, डिफ्यूज कर लिया था, मिला लिया था। जैसे ही फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्टेड फूड को साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व कर लिया उसकी पूरी बॉडी में और डिफ्यूज कर लिया। उसी तरीके से सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है पूरी बॉडी में। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मीनिंग क्या है, उस फूड को जो कि डाइजेस्ट होने के बाद अब एब्जॉर्ब हो चुका है पूरी बॉडी में, उस फूड को यूज करना फॉर एनर्जी या फॉर डेली वर्क रूटीन, जो भी किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म का होता है, उस फूड को, उस एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड को यूज करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको उस बॉडी से बाहर निकाल देना। जैसे कि अमीबा ने क्या किया था, यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल बचा था अपने आउटर सरफेस पर लेकर आया और क्या कर दिया, अपनी बॉडी से बाहर एग्जिट कर दिया, थ्रोन आउट कर दिया उस फूड पार्टिकल, फूड सब्सटेंस को। उसको क्या कह देते हैं हम, इजेक्शन। किसी भी फूड सब्सटेंस को बॉडी के बाहर थ्रोन आउट कर देना। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अमीबा में हमने देखा था कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती और इसी वजह से उसका कहीं से भी वो फूड को इनटेक कर सकता था और कहीं से भी वो अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता था। लेकिन पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक यूनिसेलुलर तो है, लेकिन इसकी एक फिक्स शेप है, इसका एक फिक्स स्पॉट है, एक फिक्स जगह है जहां से वो फूड को क्या करेगा, इनटेक करेगा। और एक फिक्स जगह है, एक फिक्स स्पॉट है जहां से वो अपने वेस्ट को क्या करेगा, थ्रोन आउट करेगा, एग्जिट करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, तो पैरामीशियम में भी क्या होता है, ये इसके पैरामीशियम में क्या होते हैं, एक फिक्स स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, सीलिया कहते हैं। उन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से इसकी बॉडी पर अगर फूड पार्टिकल आकर लग जाता है तो इस सीलिया क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को लेकर जाते हैं सेल माउथ तक, जिस सेल माउथ का नाम क्या है, साइटोस्टोम। ठीक है, और वहां से फूड पार्टिकल को क्या करता है, इनटेक करता है और फूड पार्टिकल को कहां लेकर जाता है, फिर फूड वैक्यूल में लेकर जाता है अमीबा की तरह। और उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और जो भी वेस्ट होता है वो बॉडी में से एनल पोर तक आकर के एनल पोर के जरिए वो क्या करता है, अपने वेस्ट को बॉडी से थ्रोन आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिस एनल पोर का नाम क्या है, साइटोप्रोक्ट। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस किसका, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। द पैरामीशियम ये भी एक यूनिसेलुलर है, इसकी एक डेफिनेट शेप है जहां से फूड को इन करता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट से जिसका नाम है सेल माउथ। सेल माउथ का नाम होता है साइटोस्टोम और फिक्स स्पॉट है किसका, अपनी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने का, एनल पोर जिसका नाम है क्या, साइटोप्रोक्ट। और फूड इसकी बॉडी पर अगर आकर कहीं लग जाता है सीलिया पर, जो कि है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उन सीलिया के से कहाँ लेकर जाता है, सेल माउथ तक फूड को लेकर चला जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्ड नोट्स। थैंक यू।